नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। तो जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो टेस्टिंग्स कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए या कुछ एरर्स या फ्लॉज फाइंड आउट करने के लिए होती है, और अगर कोई टेस्ट में डिस्ट्रक्शन होता है यानी कि कोई आपको फोर्स अप्लाई करके उसकी तोड़फोड़ करनी पड़ती है, तो वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। अगर जिस टेस्ट में आपको कोई भी प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, डिस्ट्रक्ट नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करनी है, और फिर भी आपको टेस्टिंग करनी है और कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने थे, तो वहां पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स यूज किए जाते हैं। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है, जो नॉर्मली जिसको डिस्ट्रक्टिव फिजिकल एनालिसिस भी कहते हैं, तो ये जो भी आपको प्रोडक्ट दिया जाता है जिसको टेक्निकली स्पेसिमेन कहते हैं। तो जैसे अगर आपका कोई पेन है, तो ये आपका पेन जो है ये एज अ स्पेसिमेन हो गया। तो पेन की आपको अगर स्ट्रेंथ चेक करना है या फिर उसमें से अगर कुछ एरर्स है, उसका शेप या साइज, वेट, जो भी आपको चेक करना है, उसके बाद में वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा, और ये अगर डिस्ट्रक्शन थ्रू अप्लाई होगा और उसमें आपको अगर पैरामीटर चेक करना है, तो वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो जैसे हेलमेट है, तो हेलमेट में भी आपको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता है या फिर आपको इम्पैक्ट रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता है। यानी कि अगर वो हेलमेट पहन के अगर आपको ऊपर से कुछ टूल गिरता है या फिर कोई मटेरियल गिरता है कंस्ट्रक्शन साइट पे या कोई भी साइट पे, तो वहां पे वो टूल गिरने के बाद भी आपका हेड प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, और इसीलिए आपको इम्पैक्ट रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए वो हेलमेट का। अगर आप कहीं से गिर जाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर या आप इंडस्ट्री में स्लिप हो जाते हैं, तो जहां पे फ्रिक्शन हो जाता है, तो फ्रिक्शन भी होने के बाद आपका हेड प्रोटेक्ट होना चाहिए, इसीलिए आपको फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी चेक करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर से प्रॉपर्टीज है जो आपको स्पेसिमेन की चेक करना पड़ती है। तो यहाँ पे अगर स्पेसिमेन की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए अगर आपको वो स्पेसिमेन का डिस्ट्रक्शन करना पड़े, तो वहां पे उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ हैमर्स यूज करना पड़ेंगे इम्पैक्ट टेस्ट के लिए या हैमर टेस्ट यूज करने के लिए, या फिर आपको वो पर्टिकुलर हेलमेट या स्पेसिमेन कुछ डिस्टेंस के ऊपर या कुछ सरफेस के ऊपर उसको फ्रिक्शन यूज करना पड़ेगा, उसको घिसना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आपको पता चलेगा अगर हमने ये सरफेस हुआ, ये यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इतना है। तो वो हेलमेट या स्पेसिमेन जो भी होगा, उसको आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करना है, तो वहां पे अगर आप वो स्पेसिमेन को अलग अलग टेस्ट के अंदर आप डालते हैं, और वो स्पेसिमेन जो भी ओरिजिनल होगा वो बाद में नहीं रहेगा, या फिर वो शायद ब्रेक भी हो सकता है, या फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेंज होगी, या फिर उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो वो टेस्टिंग है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो ये जनरली जो भी टेस्ट के लिए इक्विपमेंट्स है या इंस्ट्रूमेंट्स या प्रोसीजर्स है, ये कन्वेंशनल है, ये बहुत सालों पहले से ये टेस्ट चले आ रहे हैं, और यहाँ पे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हो चुके हैं जो इक्विपमेंट्स में है, लेकिन जो उसका मेन प्रिंसिपल मेथड है वो नियर अबाउट सेम है। तो ये सिंपल है, इजियर है, अवेलेबल है और इकोनॉमिक भी है। लेकिन जो भी आपके स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट अगर वैल्यूएबल है, हाई प्राइस के हैं, तो वहां पे उसकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपका स्पेसिमेन बाद में यूज करने लायक नहीं होगा। तो अगर बाकी के जो प्रोडक्ट्स या स्पेसिमेंस हैं जो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, उनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सुटेबल है, और कुछ स्पेसिमेंस या प्रोडक्ट्स के लिए ये कंपलसरी होता है, चाहे वो वैल्यूएबल हो या ना हो, वहां पे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अगर आप व्हीकल्स की बात करेंगे, तो व्हीकल्स जब तक कहीं पे स्ट्राइक नहीं होगी, तब तक एक्सीडेंट के बाद वो व्हीकल आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा ये पता नहीं चलेगा, या फिर उसमें से जो एयर बैग्स है वो ओपन होते हैं या नहीं, या किस स्पीड पे ओपन होते हैं, कितने मोमेंटम पे वो स्ट्राइक होने के बाद ही ओपन होते हैं, ये आपको एक्चुअल जो स्ट्राइक है यानी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल एक्सीडेंट का सीन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपको ये पता चलेगा।
तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं इसमें कि जिनके थ्रू आपको ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से गुजरना ही होगा। तो यहाँ पे ये टेस्ट है जिसको हम कहते हैं ब्रेक लोड टेस्ट। तो यहाँ पे डीसी मशीन्स जो है ये अलग अलग मेथड से डीसी मशीन थ्रू ये टेस्ट हो सकती है, जिसमें डायरेक्ट मेथड भी होती है, इनडायरेक्ट मेथड होती है, या फिर रीजनरेटिव मेथड भी होती है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो डीसी मशीन है उसका यूज करके ब्रेक टेस्ट होती है। तो ये स्मॉल डीसी मशीन अगर आप ऑपरेट करते हैं और उसके बेसिस पे अगर आपको टेस्ट पॉसिबल है तो उसको हम डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में जो मशीनरीज है उसमें पावर ज्यादा होगी और जो भी आपको फोर्स अप्लाई करना होगा वो भी हायर साइड में होगा। तो इफिशियंसीज थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि दूसरी मेथड में जो पावर आउटपुट है उसका एनर्जी थोड़ा सा वेस्ट होता है, क्योंकि आपको फोर्स थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको इनपुट ज्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों जगह अगर आपका जो स्पेसिमेन है उस पे आपको फोर्स अप्लाई करना है या फिर लोड अप्लाई करना है और उसको ब्रेक करके देखना है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे ब्रेक होता है। तो ये एक्चुअली आप ब्रेक करके देखने वाले हैं, इसीलिए इसको ब्रेक लोड टेस्ट कहते हैं। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्प्रिंग एडजस्टमेंट होगी S1 और S2, या फिर जो हैंड व्हील्स होंगे इसमें H1 और H2, और जो लोड होगा मोटर का वो भी यहाँ पे आपको एडजस्ट करने की चांसेस है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होती है, लेकिन ये स्प्रिंग अरेंजमेंट और जो हैंडलिंग अरेंजमेंट है ये आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये ब्रेक लोड टेस्ट करने के लिए ये सेटअप है जो डीसी मोटर ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर ये H1 हैंडल और ये H2 हैंडल, तो ये हैंडल से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म है, और फिर ये हैंडल स्प्रिंग बेल्ट थ्रू कनेक्टेड है ये पुली को। तो ये मोटर का शाफ्ट है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक्चुअल फोटोग्राफ में, ये मोटर उसका शाफ्ट, यहाँ पे ये पुली और ये बेल्ट अरेंजमेंट और यहाँ पे स्प्रिंग लोडिंग, और फिर यहाँ पे ये S1 और S2 का आप हैंडल एडजस्ट करने के बाद कितना प्रेशर यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं ये पता चलेगा, और उसके बेसिस पे जहां पे वो स्पेसिमेन ब्रेक होगा वो ब्रेक होने का पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे F1 फोर्स है ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है, तो F1 इज इक्वल टू S1 इंटू 9.8। तो 9.8 ये एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और जो सेकंड फोर्स है F2 वो भी S2 इंटू 9.8। तो यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई किया है ये स्प्रिंग एडजस्टमेंट से आपको पता चलेगा, और ये मीटर्स के बेसिस पे ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे कितना फोर्स अप्लाई करने के बाद ये स्पेसिमेन ब्रेक होता है ये टेस्ट थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो ये ब्रेक लोड टेस्ट सेटअप है। इसके अगर कैलकुलेशंस करने तो आपको मोटर आउटपुट जो है यानी पावर टॉर्किंग को एंगुलर स्पीड के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर फोर्स इंटू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्प्रिंग बेसिस पे अगर आपको कैलकुलेशंस करने हैं तो यहाँ पे S1 माइनस S2 इंटू R इंटू 9.8, तो ये जो पावर होगा ये वैट में या फिर जूल्स पर सेकंड जो नॉर्मली हम यूटिलाइज करते हैं ऐसा यूनिट, उसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आपने पावर कितना दिया है यानी कि इनपुट, तो ये इनपुट आप वोल्टेज इंटू एम्पियर या V इंटू आई के बेसिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, और फिर आप इफिशियंसी भी ये मोटर की कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है नॉर्मल इफिशियंसी आउटपुट बाय इनपुट के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आउटपुट क्या है, तो यहाँ पे ये S1 माइनस S2 स्प्रिंग मैकेनिज्म कितना चेंज हुआ है, फोर्स कितना अप्लाई हुआ है, उसके बेसिस पे ये आउटपुट आपको पता चलेगा। और हमने पावर कितना दिया है तो इतना जो वोल्टेज और करंट जो सप्लाई किया है वो आपका इनपुट होगा। तो आउटपुट बाय इनपुट के बेसिस पे ये फ्रैक्शन में या इनटू 100 कर दिया तो इसको परसेंटेज में आप इफिशियंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ब्रेक टेस्ट कंडक्ट करने के लिए आपको डीसी मोटर की जरूरत होगी, स्प्रिंग मैकेनिज्म, बेल्ट पुलिस और फोर्सेस कैलकुलेशंस अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना लोड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये स्पेसिमेन ब्रेक होता है।
अभी ब्रेक लोड टेस्ट के लिमिटेशंस क्या है? तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग्स जो है ये स्टेबल नहीं होते। जैसे आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम केसेस में डिजिटल डिस्प्ले होते हैं जिसमें आपको होल्ड, ये जो रीडिंग्स होते हैं ये होल्ड भी कर सकते हैं आप, या फिर जब वो स्टडी स्टेट आते हैं तो वो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन ये जो कन्वेंशनल पैरामीटर है जहां पे अभी आपको स्प्रिंग बैलेंसिंग का रीडिंग्स देखना है तो ये स्टेबल नहीं होते, तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है जिसकी वजह से आपको एक्यूरेट रीडिंग पता नहीं लगेगा और यहाँ पे थोड़ा एरर हो सकता है। तो ये जो आउटपुट पावर जो है ये वेस्ट होता है। जैसे कि अगर आप इफिशियंसी देखेंगे तो इफिशियंसी इसकी कम रहेगी क्योंकि आउटपुट यहाँ पे कम रहेगा, इनपुट आपने अप्लाई किया रहता है। तो वोल्ट इनटू एम्पियर तो जो आपने अप्लाई किया एक बार इनपुट दे दिया तो उसके कंपैरिजन में आउटपुट यहाँ पे कम रहता है। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि इफिशियंसी उसकी कम है या फिर आउटपुट पावर वेस्ट जाती है। और जो फ्रिक्शनल टॉर्क है तो वो हैंड व्हील्स के सेटिंग्स जो है H1 और H2 दोनों हैंडल्स के वो भी कांस्टेंट नहीं होते। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्लस माइनस एरर हो सकता है, जैसे कि स्प्रिंग में है यहाँ पर हैंडल में भी हो सकता है और ये मैन्युअली एडजस्ट करते हैं हम, इसलिए एग्जैक्ट रीडिंग के लिए भी आपको परफेक्ट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही आपको फिर कितना लोड अप्लाई करने के बाद स्पेसिमेन ब्रेक हुआ है ये आपको पता चलेगा। लेकिन ये इनिशियल स्टेज में जब बाकी के कोई ऑप्शन नहीं थे उस टाइम ये ब्रेक लोड टेस्ट परफेक्ट है, आज की डेट में भी ये यूटिलाइज होता है। सेकंड है टेंसाइल स्ट्रेस लोड टेस्टिंग। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो आपको चेक करना है, तो वो स्पेसिमेन आपको मशीन में ऐड करना है और उसके बेसिस पे आपको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको मैक्सिमम कितना जाएगा वो स्पेसिमेन को चेक करना है। तो जिस पॉइंट पे वो ब्रेक होगा उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो अलोंग द लेंथ आपको फोर्स अप्लाई करना है। तो मैक्सिमम जो लोड आपका होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिवाइड होगा, जो भी स्पेसिमेन या टेस्ट सैंपल होगा। तो यहाँ पर ये आपको पता चलता है और जो डायग्राम है ये डायग्राम है जो एक्चुअल मशीनरी है यूटीएम जिसको कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में यहाँ पे ये बाकी का जो अरेंजमेंट है ये लोड अप्लाई करने के लिए या फिर फोर्स अप्लाई करने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे इस जगह आपको अलोंग द लेंथ उसको होल्ड करना है स्पेसिमेन को। और जैसे ही ये स्पेसिमेन होल्ड होगा उसके बाद में आप फोर्स अप्लाई करके आपको देखना है कि यहाँ पे ये अलोंग द लेंथ इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है। तो जहां पर ये ब्रेक होगा वो आपको लोड फाइंड आउट करना है। तो ये अलोंग द लेंथ है इसलिए आपको टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो आप चेक कर रहे हैं या फिर उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। तो ये ग्राफ से भी पता चलता है आपको, जैसे जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व से भी आपको डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो डक्टाइल मेटल्स के लिए नॉर्मली आप चेक करते हैं। जैसे अगर आप गोल्ड या सिल्वर या कॉपर देखेंगे तो उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आपको वायर ड्रॉन करना पड़ता है और ये वायर्स मैक्सिमम जगह यूटिलाइज होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो मोटर्स में कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है या फिर जो गोल्ड वायर्स है वो भी बहुत सारी जगह यूज होते हैं। तो ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी चेक करने के लिए आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको टेक्निकली यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं, जो स्लोप है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन वाला, या फिर द राइज बाय रन के बेसिस पे भी आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये राइज रन जो हम कहते हैं यानी कि इसका स्लोप आप जैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, अगर आप देखेंगे तो ये मैथमेटिकली जैसे हम पता करते हैं स्लोप ऑफ एनी लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये y2 माइनस y1 मीन्स अलोंग द y एक्सिस ये जो पॉइंट है, तो ये आपको जो राइज लग रहा है ये एक्चुअली y2 माइनस y1 है और ये रन जो है ये x एक्सिस के पैरेलल है यानी कि x2 माइनस x1। तो अगर आप पॉइंट देखेंगे तो ये ऐसे पॉइंट आप कोई भी पॉइंट पे ले सकते हैं और x1 y1 ये पॉइंट हो सकता है
और ये x2 y2 ये पॉइंट हो सकता है। तो इसके बेसिस पे आप मैथमेटिकली भी ये निकाल सकते हैं और टेक्निकली इसको हम यंग्स मॉड्यूलस कहेंगे या फिर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशो कह सकते हैं। तो ये ग्राफ से ये पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ पे मैक्सिमम होती है और उसके बाद में ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ये पॉइंट पे आता है और उसके बाद में नेक तैयार हो जाता है और जिसको हम नॉर्मली बॉटल नेक कहते हैं, यानी कि ये वीकेस्ट पार्ट होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद और उसके बाद में ये एक्चुअली ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल सकता है कि एग्जैक्टली नेक कहाँ पे तैयार होती है और इसका मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हर एक जो डक्टाइल मेटल है उसके लिए आपको डक्टिलिटी फाइंड आउट करने के लिए या मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेन जो होती है या फिर यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये टेस्ट जो है ये यूजफुल है। तो इसमें आपको जैसे हमने बताया कि आप जो स्पेसिमन या सैंपल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं यूटीएम में और फिर आप यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ या फिर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली जैसे हमने बात की थी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ या डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज जो है मेनली आपको मेटल में फाइंड आउट करनी पड़ते हैं और जो यील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम कहेंगे वो आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस लोडिंग टेस्ट है। तो इसमें भी डिटेल में अगर हम देखते हैं तो ये आपको ग्रिप उसकी जो सैंपल है या फिर जो स्पेसिमन है उसका ग्रिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उसका ग्रिप अगर ठीक से नहीं होगा तो ब्रेक होके बाहर आ सकता है। इसलिए कभी कभार यूटीएम के लिए आपको कुछ जो गार्डिंग है या क्लोजिंग प्रोविजन है एनक्लोजिंग प्रोविजन वो भी करनी पड़ती है। अगर इनकेस यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है वो कहाँ पे ब्रेक होने वाला है तो उस टाइम आपको कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल या एक्रिलिक मटेरियल भी आप यूज कर सकते हैं या फिर आपको कुछ गार्ड्स यूज करके उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट यहाँ पे ये कहाँ पे। तो नॉर्मली अगर जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं जो स्पेसिमेंस आपको मालूम है आपको ये भी जजमेंट है कि आप ये कहाँ पे ब्रेक हो सकता है तो उस बेसिस पे आप इजीली वो लोड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिमेंस अननोन है या फिर उनका आपको जो स्ट्रेस या स्ट्रेन आपको मालूम नहीं है तो वहां पे आपको थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप जजमेंट लगा सकते हैं। एक बार उसका एक प्रेडिक्शन या रेंज आपको पता चले कि इस पॉइंट पे ये एक्चुअली ब्रेक होता है तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ अलोंग द लेंथ के बेसिस पे आप ये मेजर कर सकते हैं।